सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, वफा स्टोरी स्टोरी पर आपको एक हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिन्नात का मुकाबला हुआ जिन्नात से। जी हाँ, खबीस और बद जिन्नात जो 25 साल से इमारत में लोगों को तंग कर रहे थे, उनसे जंग करने के लिए नेक जिन्नात को भेजा गया। आइए मिलकर ये सनसनीखेज दास्तान सुनते हैं। गुजारिश करती हूँ, अब तक अगर आपने वफा स्टोरी स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल को दबाना ना भूलें। मैं जिस मकान में रहता हूँ वो कोई आम मकान नहीं है, आप उसको भूत बंगला कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इमारत है जिसके चारों तरफ एक बागीचा है या शायद था। उस घर की तामीर बहुत ही अलग अंदाज में हुई है। उसके बहुत बड़े से हॉल के बीचों बीच चक्करदार सीढ़ियां ऊपरी मंजिल तक जाती हैं, जहां चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ये भी बताता चलूं कि यह घर 20 या 25 साल पहले शहर के एक मारूफ और बहुत ही मशहूर ताजिर ने तामीर करवाया था, लेकिन वो कोई अच्छा शख्स नहीं था। वो 5 साल पहले बैंक फ्रॉड में मुलजिम नामजद हुआ था, यानी उसको मुलजिम करार दिया गया था, तो गिरफ्तारी के खौफ से जान बचाकर यूरोप फरार हो गया, जहां कुछ ही अरसे बाद हार्ट अटैक से उसका इंतकाल हो गया। बैंक फ्रॉड के इल्जाम में अदालत ने उसकी तमाम जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया और ये हुक्म दे दिया कि ये मकान बैंक की मिल्कियत में अब शामिल हो गया है। बैंक ने उसकी देखभाल के लिए एक निगरान मुकर्रर कर दिया, यानी एक ऐसा आदमी जो मकान की देखभाल कर सके, जो मकान का किराया देने या बेचने का जिम्मेदार था। उसने अपनी बीवी के हमरा उसी मकान के हिस्से में रिहाइश इख्तियार कर ली, मगर जल्द ही घर के अंदर से आने वाली आवाजों ने उस खानदान का जीना अजीरन कर दिया। रात के वक्त घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते थे। मुख्तलिफ कमरों में फर्नीचर घसीटने की आवाजें आती। सुबह को फर्नीचर बिखरा हुआ होता और एक दूसरे पर पड़ा हुआ मिलता। नजर न आने वाले कदमों की सीढ़ियां चढ़ने उतरने की आवाजें सुनाई देती। रेशमी लिबास की सरसराहट और सीढ़ियों की रेलिंग पर अनदेखे हाथों का लम्स, यानी लंबी लंबी उंगलियां छपी हुई नजर आती। इन सब बातों की वजह से वो आदमी और उसकी बीवी चंद दिन बाद वहां से भाग गए। बैंक ने उस आदमी को हटा दिया और किसी और आदमी को उस घर के लिए मुकर्रर कर दिया, मगर घर के अंदर उठने वाला शोर जो कि बेतहाशा होता था, जिसकी वजह से कान फटने लगते थे, और ऐसी मखलूकात का नजर आना, ये वाकयात जारी रहे जिन्हें छुपाने की लाख कोशिश की जाने लगी। इसके बावजूद पड़ोसियों तक इन वाकयात की गूंज जा पहुंची और फिर अगले 3 साल तक ये मकान वीरान और खाली पड़ा रहा। कई लोग खरीदने या किराए पर लेने की गर्ज से आए, मगर कुछ तय होने से पहले इन वाकयात का सुनकर खिसक लिए। मैं उस शहर में एक बोर्डिंग हाउस में रिहाइश पजीर हूँ, जो पहले शहर के गुंजान तरीन इलाके में कायम था। यहाँ पर बहुत सी आबादी थी, जहाँ जरूरियात जिंदगी की सहूलियात तो बासानी दस्तियाब थी, मगर गलियां बहुत ही तंग और छोटी छोटी थी। अब ये मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं था, बल्कि दूसरे किराएदारों के साथ भी था कि उनको भी बड़ी और खुली जगह चाहिए थी। मौजूदा इमारत अब छोटी महसूस होने लगी थी, लिहाजा मेरी मकान मालिका किसी बड़ी इमारत और कदरे खुले इलाके में जाना चाहती थी। इसलिए उसने उस आसेब ज़दा मकान के मुतालिक सुना, उसको किराए पर लेने का इरादा कर लिया, क्योंकि वो जिन्नात वगैरह पर यकीन नहीं रखती थी। उस वक्त उससे बेहतर और मौजू इमारत फिलवक्त दस्तयाब नहीं थी, इसलिए भी उसने फैसला कर लिया। अब उसने उस घर के जिन्नात के मुतालिक जो कुछ सुना था वो हम सबके सामने उसने पेश कर दिया, और हम सबसे कुछ ना छुपा सकी। 2 के अलावा बाकी सब किराएदार वहां उस घर में मुंतकिल होने को राजी हो गए, क्योंकि वो खुद को बहादुर समझते थे, और उनमें मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं जिन्नात पर यकीन नहीं रखता था। मई के महीने में हम उस नई इमारत में शिफ्ट हो गए। हमें अपनी नई रिहाइश का बहुत पसंद आई। बहुत पुरफजा मुकाम था। बाग की दीवार के साथ एक छोटी सी नहर बहती थी। हवा ताजा और खालिश थी। नदी के पानी को चूम कर गुजरने वाली हवा हमारे जिस्मों को ताजगी बख्शती थी। 1 माह यूं ही गुजर गया और हमारी तवक्को के बरक्स, यानी खिलाफ, कोई भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया जो भूतों, जिन्नात या किसी भी अनदेखी मखलूक की मौजूदगी की निशानदही करता। हम सब मायूस से हो गए, और फिर एक सुबह हमारा बावर्ची बौखलाया हुआ बताने लगा कि रात को जब वो अपने कमरे में गया था और सोने के लिए कपड़े बदल रहा था, तो कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। वो खासा खौफजदा नजर आ रहा था, मगर किसी ने भी उसको संजीदगी से नहीं लिया और उसकी बात को मजाक में टाल दिया, क्योंकि सब जानते थे कि ये बावर्ची बाज़-औक़ात उस हालत में भी होता है कि मुंह में अपने नशे की चीज रख के अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें करता है और आसमान पर मौजूद एक चांद को 2 चांद बताता है, यानी उस पर किसी को भी यकीन नहीं था। मुझे आज भी याद है 10 जुलाई की रात खाना खाने के बाद मैं अपने दोस्त
डॉक्टर नोमान के हमरा बाग में बैठा गपशप लगा रहा था, इधर उधर की गुफ्तगू करते हुए हम जिन्नात के मौजू पर आ गए। क्या जिन्नात वाकई मौजूद होते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, देखो साइंस तो इन बातों को नहीं मानती है और कुरान शरीफ में भी जिन्नात के वजूद के बारे में इकरार किया गया है। सूरह जिन मौजूद है। हाँ, आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं है। जब देखोगे ना तो कांप जाओगे, ये एक डॉक्टर कह रहा था। शब बखैर डॉक्टर, मैंने खुशदिली से कहा। हम दोनों उठे और अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने कपड़े बदले और जल्दी से बिस्तर में घुसते ही अपने बचपन की आदत के मुताबिक एक किताब खोल ली। चाहे मुख्तसर ही सही, मगर सोने से पहले मुताला मेरी आदत बन चुकी थी। तकिए पर सर रखते ही मैंने किताब खोल ली और जिन्नात के बारे में मैं पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में कहानियां पढ़ने का बहुत ही शौक था। फिर मेरी आंखें भारी होने लगी। मैंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और हाथ बढ़ाकर लैंप की रोशनी को हल्का कर दिया। नींद की देवी मुझे लोरियां देने लगी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और लैंप की रोशनी सिर्फ इतनी थी कि उसका अपना बटन नजर आ सके, बाकी हर तरफ अंधेरा था। डॉक्टर से होने वाली गुफ्तगू आवारा झोंकों की मानिंद जहन में उभरने लगी और सोचों का एक बेहंगम शोर मचाता हुआ हुजूम चारों तरफ शाये शाये करने लगा। मैं बिल्कुल चित लेटा हुआ था, इससे पहले कि गहरी नींद में चला जाता। एक बहुत ही खतरनाक आवाज से कोई कमरे में कूदा। शायद छत से कोई चीज नीचे गिरी थी और गिरी भी ऐन मेरे सीने के ऊपर। इससे पहले कि मैं कुछ समझता और संभलता, वो दोनों ढांचे नुमा हाथ मेरी गर्दन पर सख्ती से जम गए। मैं बुज़दिल और डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी जिस्मानी ताकत और हालत भी अच्छी है, मगर उस अचानक अंधे हमले ने मुझे बौखला कर रख दिया। सूरत हाल समझ से बाहर थी, मगर अगले ही लम्हे मैंने बिल्कुल अपने आप को होश और हवास में रखते हुए उस अनदेखे जिस्म को अपनी ताकत और बाजुओं में दबोच लिया और पूरी कुव्वत से दबाने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि वो दोनों हाथ जो मेरी गर्दन पर जमे हुए थे, उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ती चली गई और मेरे लिए दोबारा सांस लेना मुमकिन हो गया। मुकम्मल अंधेरी की वजह से मैं अभी तक उस हमला करने वाले को नहीं देख पा रहा था जिसने अचानक ही मुझ पर हमला कर दिया था। मेरी गिरफ्त उसके जिस्म के गिर्द मजबूत होती जा रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो जो कोई भी था वो नजर नहीं आ रहा था। सनसनी और खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में सर से लेकर पांव तक दौड़ती चली गई। ये कौन है? मेरे जहन में एक सवाल निशान फौरन ही उभरा। मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में उसने अपने तेज दांत मेरे सीधे कंधे में चुभो दिए। दर्द की तेज लहर ने मुझे सिसकने पर मजबूर कर दिया। अपने वार को कामयाब होता देखकर उसने पे दर पे मेरी गर्दन और सीने पर भी अपने दांतों से बुरी तरह से काटा, मगर आजाद होने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। वो एक औरत ही थी, मगर उसने दोबारा मेरी गर्दन पर हाथ जमाने की कोशिश की, फिर नाकाम रही, क्योंकि मैं अपनी गिरफ्त बढ़ाता चला जा रहा था। अब ये मुकाबला कुव्वत, महारत और हौसले का था। एक इंसान और एक अनदेखी ताकत थी। कुछ लम्हे की जद्दोजहद के बाद मैं अपने दुश्मन को बेड से नीचे गिराने पर कामयाब हो गया। मैंने अपना एक घुटना उसके सीने पर रखकर उसको बुरी तरह से दबोच लिया। उस लम्हे मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा था। एक लम्हे रुककर मैंने गहरी सांस ली। रात की तारीकी के गहरे सुकूत में उस हमला आवर की बेतरतीब उतरती चढ़ती सांसों की आवाज मैं साफ सुन सकता था। और फिर एक ऐसा लम्हा आया कि मैं हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि जब मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था और उसको दबोचने की कोशिश कर रहा था तो वो उसी वक्त गायब हो गई। उसके बाद वो मुझे लाइट जलाने पर भी नजर नहीं आई। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। कहाँ गई? कौन थी वो जो मेरे ऊपर चढ़कर मुझ पर हमला कर रही थी? आखिर कौन थी वो? मैं चीख रहा था। सारे किराएदार जो मेरे साथ रहते थे वो मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? डॉक्टर साहब भी थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने कहा था ना कि कोई अनदेखी मखलूक, जिन्नात, जिनका तुम अगर सामना करो तो फिर खौफजदा नहीं होना। मैंने उसका मुकाबला किया था। वो इस कमरे में आई थी। इस घर के मुतालिक जो कुछ सुना गया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, लेकिन वो गायब हो चुकी है। मैं दर्द से कुर्रा रहा था, क्योंकि उसने अपने नोकीले दांत मेरे कंधों पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गाड़े थे। डॉक्टर साहब ने फौरन मुझे दवा लगाई और मुझे इंजेक्शन भी दे दिया। मैं बेहोश हो चुका था। दूसरे दिन सुबह मुझसे तफसील मालूम की गई तो मैंने कहा, हाँ, मैंने उसको देखा था। उसने मेरे सीने के ऊपर उछलकर मेरी गर्दन को पकड़ना चाहा था, लेकिन मैंने भी उसका मुकाबला किया। डॉक्टर साहब, सच में कोई ऐसा वजूद होता है, इस घर में जिन्नात का बसेरा है, लेकिन वो एक औरत है, क्योंकि उसकी जिस्मानी साख से लग रहा था कि वो मर्द नहीं, एक औरत ही है। डॉक्टर साहब ने कहा, तो इसका हल हम क्या निकालेंगे? कई लोग यहाँ पर आए हैं और भाग गए हैं।
کہ ہم بھی دوسروں کی طرح بھاگ جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کل بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور اب میں آنے والے دوسرے لمحوں میں بھی اس کا مقابلہ کروں گا۔ آنے والے دنوں میں اب میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک عامل صاحب کو جانتا ہوں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ ضرور ان جنات کو حاضر کریں گے اس گھر میں اور پوچھیں گے کہ وہ کیوں یہاں پر رہتے ہیں، اور اگر رہتے ہیں تو کیوں انسانوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے اسی دن ایک بہت بڑے عامل صاحب سے رابطہ کیا، ان سے مل کر میں نے انہیں تمام تفصیل بتا دی کہ ایک جن عورت میرے اوپر حملہ کرنے آئی تھی، لیکن چونکہ میں قرآنی آیات پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا تھا اور ذہنی طور پر تیار تھا، تو اس لیے اس نے مجھ پر حملہ تو کیا، پر وہ مجھے مارنے کے لیے بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہاں، اس نے مجھے زخم دیے ہیں۔ عامل صاحب آپ بتائیے آخر کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے اس گھر میں؟ عامل صاحب نے مجھ سے مکمل پتہ لیا اس گھر کا اور وہاں پر اپنے تمام جنات بھیجے۔ عامل صاحب کے جنات اس گھر میں گئے اور وہاں سے پوری خبر لے کر جب واپس آئے تو پھر انہوں نے ایک بہت ہی حیرت انگیز اور پراسرار بھیانک بات بتائی۔ کہا کہ ہاں، وہاں پر ایک عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا شوہر اور اس کے بچے بھی ہیں، اور اس گھر میں وہ کسی انسان کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بہادر تھے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے تھے، اس لیے اس نے ان کو کچھ کرنے کی ہمت نہیں کی، ورنہ وہ ان کو مارنے ہی آئی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں، میرے جنات کی فوج وہاں پر جائے گی اور ان سے مذاکرہ کرے گی۔ اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو مار کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ عامل صاحب نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان سے جا کر مذاکرات کرو۔ ان کا وہ جن جس کا نام سلیمان تھا وہ وہاں پر پہنچا، باقاعدہ اس کی اور ان جنات کی آواز میں سن رہا تھا عامل صاحب کے اس عمل کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک حصار میں بٹھا دیا تھا اور کہا تھا بغور سننا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے میں وہ تمام کلام سن رہا تھا۔ بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر تم موجود ہو تو یہاں سے کہیں اور بسیرا کر لو، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں تم کسی انسان کو رہنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو ان جنات نے کہا ہم 25 سال سے یہاں پر موجود ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں ہم کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو جو یہاں آیا ہم نے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس کو بھی جانا ہوگا، لیکن تم کیوں انسانوں کو بھگا دیتے ہو؟ دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، دونوں مل کر رہ سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو تم کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ تم اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اس گھر میں سکون سے ایک کمرے میں رہو، وہاں پر اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ جن زادی راضی نہیں ہوئی، اس نے کہا میرا پورا گھر ہے، پورا گھر ہے میرا۔ ابھی تو میں نے اس شخص کو ایک چھوٹا سا عمل کر کے دکھایا ہے، لیکن اگر اس نے یا اس کے لوگوں نے وہاں سے جانے کی کوشش نہیں کی تو پھر دیکھنا ہر ایک کا سر قلم ہوگا، ہر ایک کا سر اڑا دیا جائے گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو، بلکہ تمہارا اور تمہارے پورے خاندان کا سر اڑا کر سمندر میں تمہارے جسموں کو پھینک دیا جائے گا۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جاؤ جا کر کہہ دو اپنے عامل کو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ وہ سلیمان جن عامل صاحب کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ سرکار وہ نہیں مان رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اڑا دو گردنیں، اڑا دو گردنیں۔ یہاں پر ان کا عمل جاری تھا، اور دیکھو خیال رکھنا وہ بہت طاقتور ہیں، وہ تمہیں بھی مار سکتے ہیں، اس لیے ان کے وار سے بچنا اور جو وظیفہ میں نے بتایا ہے اس کو پڑھتے رہنا۔ سلیمان جن وہاں پر پہنچ چکا تھا، اس نے اس جن عورت سے مقابلہ کیا، وہ اس پر اس سے بھی زیادہ حملہ کر رہی تھی کیونکہ وہ سچ میں بہت طاقتور تھی، بہت ہی زیادہ طاقتور۔ اس کا شوہر بھی وہاں پر آ گیا تھا، بہت خطرناک شکل تھی۔ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، باقاعدہ آنکھیں بند کر کے وہ جنگ دیکھ رہا تھا جو جنات کے درمیان جاری تھی، اور بالآخر سلیمان جن نے وظیفے کا ایک بہت بڑا عمل کیا اور اس جن زادی کی گردن اڑا دی، اس کو جا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اس کے شوہر کی باری تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بچوں سے کہا گیا کہ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح مرنا چاہتے ہو یا پھر تم ہمارے دوست بننا چاہتے ہو؟ تو ان بچوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اپنے والدین کی طرح مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نیک عمل کریں گے، اب ہم آپ کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے، یعنی برے جنات کو جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے، بس ہمیں بڑا ہونے دیں۔ اور پھر ان بچوں کو نہیں مارا گیا۔ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عامل صاحب نے مجھ سے کہا آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی، میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کیونکہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا تھا جس کو آج تک میں نہیں دیکھ سکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سچ ہو گئی کہ جب دیکھو گے نا
تو پسینے چھوٹ جائیں گے، لیکن یہی سمجھنا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تمہاری طرح۔ اور پھر اس طرح ان عامل صاحب نے اپنے سلیمان جن کی مدد سے ان خبیث جنات کا خاتمہ کر دیا۔ وہ عورت، اس کے شوہر کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بچے اب ان کے ساتھ مل کر نیک کام کر رہے ہیں۔ نیک جنات کی فوج بن چکی ہے جو ہر گھر میں جا کر برے جنات کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ السلام علیکم۔